किसी राष्ट्र के लिए एकता बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर सकता। एकता के अभाव में क्या नहीं सकता? राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे विकास से कार्यों पर कितना ही व्यय किया जाए, विश्व की समस्याओं में स्वयं को बचाने के प्रयास किए जाए, कोई भी कार्य उस समय तक सफल नहीं हो सकता तब तक देश के भावात्मक एकता स्थापित नहीं होती। हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आदि। इन सभी धार्मिक विश्वास अलग अलग होते हैं। धार्मिक विश्वास अलग अलग होते हुए भी सभी भारतीय हैं। सभी क्या हैं? भारतीय हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीयों को समान अधिकार दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब व्यवहार में विभिन्न मतावलंबियों के बीच भेदभाव किया जाता है और राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन निहित स्वार्थों के लिए एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय के विरुद्ध भड़काने का कार्य करते हैं तो सांप्रदायिक का जन्म होता है। क्या सांप्रदायिक क्या होता है? लड़ाई झगड़ा से संबंधित होता है। सांप्रदायिक किसी का है जो लड़ते झगड़ते हैं ना आपस में धर्म को लेकर, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, समुदाय क्या होता है? समुदाय होता है एक सामुदायिक समूह को बोलते हैं। जैसे विभिन्न धर्मों के अलग अलग समूह हैं, राजनेताओं के समूह हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई इस तरह से, है ना। तो क्या देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय एकता के अभाव में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ पर दिखा हुआ है? पहले क्वेश्चन का आंसर जो है राष्ट्रीय एकता का उन्नति नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र क्या नहीं कर सकता? उन्नति नहीं कर सकता। तो पहले का राष्ट्रीय एकता के अभाव में राष्ट्र क्या नहीं कर सकता? उन्नति नहीं कर सकता। तो पहले का आंसर ये हो गया। अगला देखते हैं। कोई भी कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता? कोई भी कार्य कब तक सफल नहीं होता? जब तक कि हम अपनी बात को स्पष्ट ना करें, जब तक राष्ट्रीय एकता स्थापित ना हो, जब तक भावात्मक एकता ना हो, जब तक भावात्मक एकता ना हो, जब तक धार्मिक एकता ना हो। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कहा है? कोई भी कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता। तो इसको देखिए, कोई भी कार्य कब तक सफल नहीं हो सकता है, तो इसमें दिया होगा कौन सा? हाँ, कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता जब तक कि भावात्मक एकता स्थापित ना हो। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि भावात्मक एकता ना हो। तो यहाँ का जो आंसर मिल गया वो क्या है? तीसरा वाला। क्या हो जाएगा? तीसरा। राष्ट्रीय सांप्रदायिकता का जन्म होता है। सांप्रदायिकता कब होती है? धर्म को लेके लड़ाइयाँ हो, तो एक संप्रदाय दूसरे का विरुद्ध करे तो अपने संप्रदाय को बड़ा मानने से या धर्म प्रचार से या सभी संप्रदाय अशिक्षित होने से। तो क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। एक संप्रदाय दूसरे का जब विरुद्ध करता है तो क्या होता है? सांप्रदायिकता स्थापित हो जाती है। देखिए यहाँ पर सांप्रदायिकता का जिक्र भी हुआ था ऊपर, कहाँ पर हुआ है उसको देख लेते हैं। भेदभाव नहीं, लेकिन सांप्रदायिकता का जन्म होता है। देखिए क्या बोला है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय का विरोध करे या भड़काए तो उसमें सांप्रदायिकता का क्या होता है? जन्म होता है। तो सही आंसर क्या हो रहा है उसका? इस हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर हो रहा है तुम्हारा तीसरा, है ना। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता भी बताया था कि एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करे या लड़ाई झगड़ा करे, धर्म को लेके जो युद्ध होते हैं उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। दंगे टाइप के हो गए कि हम ऊंचे धर्म से हैं तुमको, तो इस तरह के लोगों क्या होती है? सांप्रदायिकता पैदा होती है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार भारतीय समाज
अधिकार दिए गए, किसके समाज से दिए गए? तो भारतीय संविधान के हिसाब से क्या दिया गया? सभी को क्या दिए गए? अधिकार समान दिए गए। भारतीय संविधान में समान अधिकार दे रखे, तो इसका पहला आंसर सही होगा। देखिए इसमें लिखा भी होगा, इसका भी देखें तो ये देखिए भारतीय संविधान के अनुसार सभी भारतीयों को समान अधिकार दिए गए हैं, तो ये लिखा है समान अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एकता, एकता का पर्यायवाची, एकता माने क्या होती है? एकता यानी संगठन, एक अच्छा संगठन होता है तो उसे एकता कहते हैं। यानी अनेकता पर्यायवाची पूछा है तो समानता, उन्नति या विरुद्ध या अनेकता। तो पर्यायवाची पूछा है तो क्या है? समानता। एक दूसरे में समानता यानी दोनों में एकता है, समानता विचारों के मिलना और एक दूसरे में घनिष्ठता होना, इसे हम क्या कहते हैं? एकता कहते हैं। घनिष्ठता मन मित्र होना, तो इनमें समानता कभी होती है जब वो एक दूसरे के विचारों से मिल जाते हैं, तो इसके लिए उन्नति नहीं है। एकता का अर्थ हो गया समानता, है ना। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। लड़के लड़कियों ने आपस में काम बांट लिया। अनिल और जीनत अपने घरों में 2 बड़ी टोकरियां ले आए। बच्चों ने इधर उधर बिखरे हुए कागज़ के टुकड़े, खाली बोतलें और प्लास्टिक बैग टोकरियों में रखे। पास के कूड़ादान में उन टोकरियों को पलट दिया। उन्हें मालूम था कि कूड़ादान को साफ करने के लिए एक कूड़े वाला ट्रक रोज आता है। सुबह समाप्त होते होते पार्क अपेक्षाकृत अधिक साफ सुथरा लग रहा है। उस दिन के बाद बच्चों ने तय कर लिया कि उनका पार्क साफ सुथरा और बिना कूड़े का दिखाई पड़े। अनिल के पिता ने फूलों की क्यारियां बनाने में उनकी मदद की। बच्चों ने बारी बारी से चीज़ों की सिंचाई की, ठीक है, बीजों की सिंचाई की। जब फूल खिले तो पास पड़ोस के प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो उठा। प्रत्येक व्यक्ति, पास पड़ोस के जितने भी थे, जब फूल खिले तो सभी लोग खुश हो गए। तो पैराग्राफ तो सरल सा दिख रहा है। अब इसके क्वेश्चन और देख लेते किस तरह के होंगे। पड़ोस के लोग, पास पड़ोस में सब लोग प्रसन्न थे क्योंकि वे पार्क में टहल सकते थे। नहीं भैया। पार्क में कूड़ा करकट नहीं कर सकते थे। नहीं भैया। बाग में फूल खिल गए थे, इसलिए ये सब सही है। चलो अगला देखें। बच्चों ने नहीं उठाया। क्या नहीं उठाया? कागज़ के टुकड़े तो उठाए थे। नहीं वाला पूछा है, क्या नहीं उठाया था? तो देखिए खाली बोतलें भी उठाए थे, कूड़ादान प्लास्टिक बैग भी उठाए थे, कूड़ादान को नहीं उठाया था। ये तो सब उठा के, इन सबको उठा के कूड़ादान में डाल दिया था। तो क्या नहीं उठाया उन्होंने? कूड़ादान नहीं उठाया। कागज़ के टुकड़े उठाए, खाली बोतल उठाई, प्लास्टिक के बैग उठाए। नहीं है यकीन तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर सब कुछ लिखा होगा। देखिए कागज़ के टुकड़े, खाली बोतलें, प्लास्टिक के बैग और टोकरियाँ, इन सबको क्या टोकरियाँ में रखे पास कूड़ादान में डाल दिए। तो ये सब चीज़ें उठाए थे उनने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम सरल था। वे टोकरियाँ ले आए फूल इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा करकट बटोरने के लिए। वे टोकरियाँ क्यों लाए थे? कूड़ा करकट बटोरने के लिए। देखो टोकरियाँ जब लाए थे तब बाग में फूल नहीं खिले थे। देखिए काय के लिए लाए थे टोकरियाँ? कहाँ गया? टोकरियाँ कूड़े में प्लास्टिक बैग टोकरियों में रखे और उसके पास किसके लिए लाए थे? टोकरी प्लास्टिक ये सब बटोरने के लिए ना। तो टोकरियाँ ले आए, वे बड़ी मात्रा में क्या ले आए? टोकरियाँ लाए। अनिल और उनके जो घर में 2 बड़ी टोकरियाँ थे वे ले आए और इधर उधर कागज़ को बटोरने लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। बटोरना का अर्थ क्या है? बटोरना का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी ढूंढना नहीं है। ढूंढना तो भैया अलग होता है, ये साफ करना, ढूंढना नहीं है। तो सही क्या है? बटोरना, कोई चीज़ को बटोर रहा है ना, नहीं इकट्ठी हो रही है वो। उदास का विपरीत होता है प्रसन्न, समझदार नहीं, चुस्त नहीं, साफ नहीं। तो उदास का उल्टा क्या होता है? प्रसन्न। विपरीत अर्थ है ना, विलोम शब्द। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से
बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्तऋषियों से चिरजीवी होने का वरदान प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उनके जीवीय भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्वता निरूपित करते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। तो काफ़ी अच्छा पैराग्राफ ये भी था। अब इसके क्वेश्चन और देखते हैं, और भी है, ये तो बहुत बड़ा है। उधर क्वेश्चन आ गए हैं। 71 क्वेश्चन। प्रणाम किसका प्रतीक है? प्रणाम किसका प्रतीक है? संस्कृति का। प्रणाम किसका प्रतीक? संस्कृति का। बड़ा श्रद्धेय आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का, मानव धर्म का या परंपरा का? किसका है? तो बड़े श्रद्धेय और आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रणाम किसका प्रतीक है? तो ऊपर देखा जाए तो कुछ दिखेगा। देखो, बड़े श्रद्धेय और आदरणीय के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। ठीक है। प्रणाम भारतीय संस्कृति का बड़ा महत्व, ये भारतीय संस्कृति में इसका महत्व तो है, पर ये किसका प्रतीक है? आदरणीयों के प्रति आत्मीयता का। तो देखिए यहाँ से हमने क्या देखा कि उसमें देखा तो बड़े श्रद्धेय और आदरणीयों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है कौन? प्रणाम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। प्रणाम करने वाले को क्या प्राप्त होता है? तो आयु, विद्या, यश, ये तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो दिए गए तीनों सत्य हैं। यश माने होता है कि यश देखिए कुछ नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव। यश माने होता है कि बहुत ज़्यादा बोल वाला होता है, जो लोगों को प्रणाम करता है उसके सभी आदर करते हैं, यानी उसकी सम्मान करते हैं। यश होता है उसका, खुशी होती है उसको, है ना। ये सब चीज़ें उसी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक मार्कंडेय को चिरजीवी होने का वरदान, यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक मार्कंडेय को चिरजीवी होने का वरदान दिया। किसने दिया? पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोण ने, युधिष्ठिर ने या फिर सप्तऋषि ने? तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा कि किसने दिया। बालक मार्कंडेय को चिरजीवी का वरदान प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, बालक मार्कंडेय सप्तऋषि से चिरजीवी का वरदान प्राप्त किया। किससे? सप्तऋषियों से। तो आंसर क्या होगा? सप्तऋषियों से वरदान प्राप्त होगा। सही आंसर कौन सा हो रहा है? तीसरा वाला। 74वां क्वेश्चन देखें। वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। कथन का अर्थ है संत तुलसीदास ने। तो ये किसने कहा है? मार्कंडेय ने? नहीं। मनु ने? नहीं। संत तुलसीदास जी ने ऐसे कहा है कि गुरु और जो सज्जनों के सामने सिर नहीं झुकता उनका जीवन व्यर्थ है। चलो इसको उधर देखते हैं, क्योंकि उधर से ही आंसर आना है, अपने मन से तो कुछ आ नहीं रहा है, मन से कुछ करना भी नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा होगा, देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जन और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। तो मानव शरीर कब व्यर्थ है? जब वो इन दोनों लोगों के सामने नहीं झुकता। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रणाम का पर्यायवाची क्या है? तो
प्रणाम का पर्यायवाची क्या होता है? नमन। प्रणाम माने क्या होता है? किसी के सामने झुकना यानी नमन करना। क्या करना? नमन करना। ये सब सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला पैराग्राफ ही आएगा। क्या आएगा? चौथा। ये तीसरा ही कर रहे हैं बेटा, तीसरा ही कर रहे हैं अभी। ये क्या किया हमने? अगला क्वेश्चन देखें। लगभग 50 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग ने हम्पी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी। उन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन वह कृष्णदेवराय 1509-1529 थे, जिन्होंने भव्य महल मंदिर से राजधानी को अलंकृत किया। विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संग 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुई। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी को दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैली है। दक्षिण भारत की राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों में प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली, सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम पंपा है। उन्होंने विरूपाक्ष रूपी विश्व में विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा। किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का था? किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का था? तो देखिए, बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। बाली शासित क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाली। दूसरा वाला बल्ली नहीं, बाली शासित क्षेत्र था जो किष्किंधा का एक भाग था। तो किसका भाग था? किष्किंधा किसका हिस्सा था? तो बाली शासित। अगला क्वेश्चन। किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? पुर्तगाल के इतिहासकारों ने। इसको देख लेते हैं ऊपर। किसने कहा था हम्पी को? ये देखिए, पुर्तगाली इतिहासकार ने डोमिंग पेस हम्पी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। किसने कहा था? पुर्तगाली के इतिहासकार जो थे उन्होंने कहा था। तो एकदम सत्य वो कौन सा आ गया इसका? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव से नहीं भैया, संयुक्त आक्रमण से। किससे हुआ था? संयुक्त आक्रमण होने की वजह से हम्पी साम्राज्य का क्या हो गया था? विनाश यानी पतन हो गया था संयुक्त आक्रमण से। देखो, पैराग्राफ को ठीक से पढ़ोगे तो पैराग्राफ के क्वेश्चन भी सही होंगे, अन्यथा गलत हो जाएंगे। गलत होंगे तो तुम्हारी दिक्कत है। देखो अगला क्वेश्चन देखें। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैली हुई थी? तो देखिए, यहीं पे लिखा हुआ था। इसको देखें ऊपर, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। निर्जन, भीड़भाड़, सघन या हरियाली। अभी देखेंगे तो इनमें से ऊपर दिखा है क्या है।
कहाँ गया, ये रहा ये, ठीक है। क्या है ये, निर्जन दृश्य था। कैसा था, निर्जन दृश्य बलि तक फैला हुआ था। निर्जन माने क्या होता है, जहाँ पे कोई लोग नहीं होता, सुनसान जगह को निर्जन कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो चट्टानों भरा निर्जन दृश्य बलि वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो उसे यहाँ पर बताया गया है कि विजयनगर में भग्नावशेष कैसी दृश्यबली थी, तो एक निर्जन वाला क्षेत्र था। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का विलक्षण क्षेत्र वाला, विलक्षण क्षेत्र वाला, निर्जन को छोड़ दीजिए, शक्तिशाली छोड़ दीजिए, गुस्से वाले स्वभाव को छोड़ दीजिए। विरूपाक्ष यानी क्या लिखा है, विलक्षण क्षेत्र नेत्रों वाला, विलक्षण नेत्रों वाला। तो इसका आंसर यही होगा। इस तरह से ये हिंदी खत्म हो गई। ये इंपॉर्टेंट है और हिंदी काफ़ी, और 20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 मिनट में ये कवर भी हो जाना चाहिए। जैसे 20 मिनट में अपने की है, तो इतना टाइम हिंदी में लगना चाहिए कम से कम, इतने में पेपर भी हो जाएगा।